हेलो दोस्तों मेरा नाम है सचिन गुप्ता और मैं आपके लिए इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है शौर्य क्लासेस पर अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर ऐसा ही प्रॉमिस, ये जो सीरीज मेरे द्वारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की चलाई जा रही है, इस पे आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। आप इसको बिल्कुल ही दोस्तों विश्वास के साथ कीजिए। यहाँ पे मैं वही कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ और कोचिंग की तरह मैं फालतू बात नहीं कहता। मैं जो कर पाऊँगा, जो मेरी स्ट्रेंथ के अंदर है, मैं बस उसी बात को कहता हूँ। और मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट में बिल्कुल मक्खन तरीके से कराऊंगा आपका। पॉलिटी आपकी मक्खन तरीके से चलेगी, बायोलॉजी आपकी अच्छी तरीके से चलेगी। अगर आपके मन में यह सवाल है कि सर अब बायो आपने क्यों रोक दी है, तो मेरे भाई इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की। तो आप ये तो बिल्कुल भी मेरे से मत कहिएगा कि सर आपने बायो रोक दी है। बायो रोकी नहीं है, बायो आपकी चल रही है। बायो का ही तो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो आपकी बायो निरंतर रूप से आपकी चल रही है, बायो मैंने कहीं भी नहीं रोकी हुई है, ओके। बायो के अंदर जो लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, सेक्सुअल रह गया वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलो, लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार के एनवायरनमेंट बताए थे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मैंने आपको बताया था मैन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा आपको मैंने बताया था जो कि था हमारा सोशल एनवायरनमेंट। मैंने आपसे कहा था सोशल एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है बस कौन कौन से एनवायरनमेंट, आपने पढ़ना है नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। अब अगर आपसे बात की जाए कि नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग किससे कहते हैं, तो देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग के ऐसे एनवायरनमेंट से कहते हैं जिसको बनाने वाले बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट भी नेचुरल होते हैं, जिन्हें किसी भी मैन के द्वारा नहीं बनाया गया होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे विंड दिया था, सॉइल दिया था, टोपोग्राफी दी थी, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। फिर बात कर लेते हैं मैन मेड। एक बात और आपको बता दूं, कतई चिंता मत करना, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। फिर मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे मैन मेड एनवायरनमेंट की। तो देखो, मैन मेड एनवायरनमेंट किस तरीके के एनवायरनमेंट को कहते हैं जहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक और अबायोटिक, ये वह कंपोनेंट होते हैं जो कि नेचुरली नहीं बने होते हैं, जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लिया तो बहुत सिंपल है दोस्तों, शहर, क्या शहर यानी कि सिटीज़। दूसरा आपसे मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट्स की। किसकी बात कर सकता हूँ यहाँ पे मैं आपसे, एयरपोर्ट। शहर हो, एयरपोर्ट, ये दोस्तों नेचुरली नहीं बने हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। तीसरा दोस्तों स्पेस स्टेशन। आप लोग अच्छी तरीके जानते हो भारत 2030 में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है भैया। तो इस स्पेस स्टेशन जो है वह मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, यह आपका किसी भी दोस्तों नेचुरल फिनोमेना का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला एग्जांपल मैं ले सकता हूँ क्रॉप फील्ड्स का। तो यहाँ पे ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो आपके दोस्तों काउंट होते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट में। मैन मेड एनवायरनमेंट में ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे वह कंपोनेंट हैं जो किसी इंसान के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो नेचर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट की। तो देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करी जाए तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या क्या आता है, ध्यान समझिएगा। ये आता है कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग विच एग्जिस्ट नेचुरली ऑन अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट हम एक ऐसे एनवायरनमेंट से कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप से होती हैं, चाहे वो आपकी अजैविक हो, चाहे आपकी जैविक हो, चाहे आपकी लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब यहाँ भी जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब बात करते हैं हिंदी के अंदर। तो हिंदी में नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक वातावरण। अगर थोड़ा सा हिंदी के अंदर पढ़ा जाए तो यह सभी जीवित और गैर जीवित चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से मौजूद है, जो कि कैसे नेचुरली प्रेजेंट है। प्राकृतिक वातावरण में 2 प्रकार के घटक अबायोटिक और बायोटिक होते हैं, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग मैन मेड एनवायरनमेंट की। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? मैन मेड एनवायरनमेंट दोस्तों हम ऐसे एनवायरनमेंट से कहते हैं जो कि खुद क्रिएट करा गया है मैन के द्वारा, ओके। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपके, चाहे आप लगा लीजिए बायोटिक कंपोनेंट, चाहे आप लगा लीजिए नॉन बायोटिक कंपोनेंट यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। इन्हें बनाने में आप ये मान लीजिए कतई भी जो है वह किसी का भी यानी कि नेचर का हाथ नहीं है, ये खुद जो है वो मनुष्यों की संरचनाएं हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो क्रॉप फील्ड, सिटीज़, नेचुरल इंडस्ट्रियल स्पेस, एयरपोर्ट, स्पेस स्टेशन, ETC, ठीक है। चलो आगे चलेंगे हम लोग।
अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन डायग्राम दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए जो है मुझे बस इस वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, उस डायग्राम पे आना पड़ेगा। तो बस विदिन 1 सेकेंड आता हूँ। सॉरी यार, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन है, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, दैट्स वाई मैं आपको वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उससे भी जो अच्छा डायग्राम है ना, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, तो डोंट वरी यार। उससे भी जो एक अच्छा डायग्राम है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे बहुत ही अच्छा डायग्राम था, मैंने देखा था, मैंने सोचा मैं आपको वो दिखा दूंगा जिससे आप चीज़ समझ पाओ। कोई बात नहीं यार, उससे बहुत अच्छा डायग्राम बना दूंगा मैं। देखो समझो, देखो ये जो अपना अर्थ है, ठीक है, अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे डिवाइड करूँ तो मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर लैंड ही लैंड है, यानी इसमें सिर्फ पृथ्वी है, आपकी भूमि है। दूसरा अर्थ का वह हिस्सा जिसमें वाटर है। तीसरा अर्थ का वह हिस्सा जिसमें लाइफ है। और चौथा अर्थ का वह हिस्सा जिसमें है आपकी हवा, यानी कि एयर। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं अर्थ को डिवाइड करूं 4 पार्ट में, ठीक है, अगर मैं अर्थ को डिवाइड करूं तो इसे 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट अर्थ का वह पार्ट जिसमें भूमि, जो भूमि वाला पार्ट है अर्थ का। दूसरा वह पार्ट जिसमें पानी है। तीसरा वह पार्ट जिसमें लाइफ है, जिस पार्ट में अर्थ के लाइफ है। और चौथा अर्थ का वह पार्ट जिसमें एयर है। अगर बात करें हम लोग वह पार्ट अर्थ की जिसमें लैंड है, जिसमें भूमि है, उस पार्ट को हम लोग दोस्तों कहते हैं यहाँ पर आपके लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं आपके हम? लिथोस्फेयर। मैं लिथोस्फेयर को थोड़ा ब्रीफ में आपको और भी बताऊंगा आगे। अभी आप इतना समझ लो, अगर हम लोग अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, एक ऐसा हिस्सा जिसमें लैंड आएगी, दूसरे हिस्से में पानी आएगा, तीसरे हिस्से में जिंदगी आएगी, चौथे हिस्से में हवा आएगी, तो उसमें जो वह हिस्सा जिसमें लैंड आती है उस हिस्से को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। दूसरा, अभी हिंदी में ही बताऊंगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो। दूसरा वह हिस्सा जिसमें पानी आता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। चौथा वह हिस्सा जिसमें लाइफ आती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और लास्ट एयर वाला हिस्सा जिसमें एयर आती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो मैंने आपसे क्या कहा, अर्थ को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेयर्स। ये जो स्पेयर्स होते हैं ये 4 होते हैं। एक को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर अर्थ का वह पार्ट होता है जिसमें अर्थ की लैंड आती है। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वह पार्ट होता है जिसमें दोस्तों अर्थ पे जितना पानी है वह आ जाता है। तीसरा बायोस्फीयर, जितनी लाइफ होती है अर्थ में वह बायोस्फीयर वाले पार्ट में आ जाती है। जितना हवा होती है अर्थ में वह आ जाती है आपके एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसका हम लोग फर्दर क्या करते हैं दोस्तों, फर्दर हम लोग कर देते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर का डिवीजन। तो ना तो दोस्तों याद रखना लिथोस्फेयर का सब डिवीजन होगा, ना दोस्तों यहाँ पर आपका हाइड्रोस्फेयर का सब डिवीजन होगा, ना आपका बायोस्फेयर का सब डिवीजन होगा, ना आपका एटमॉस्फेयर का सब डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पर जो सब डिवीजन होता है यह आपका होता है मेरे प्यारे मित्रों, और वह होता है आपके एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का अगर मैं सब डिवीजन करूं तो ये आपका रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा एटमॉस्फेयर, जो सब डिवीजन में एटमॉस्फेयर के हमने पहले अर्थ को किस में डिवाइड किया, अर्थ को डिवाइड हमने कर लिया मेरे प्यारे भाई एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग एटमॉस्फेयर के लिए डिवाइड करें तो ये डिवाइड किया जा सकता है आपका ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला क्या होगा आपका ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो यहाँ पर आपका होगा यह होगा स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में टेंशन ना लो, हिंदी वालों सब मैटर तैयार आ गए हिंदी में, अभी बस समझ लो। ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है आपका मियोस्फेयर। क्या है आपका? मियोस्फेयर। और चौथे की बात की जाए तो चौथा है आपका थर्मोस्फेयर। क्या है? थर्मोस्फेयर। अब ये जो चौथा है इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट कहते हैं हम लोग आयनोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल। दूसरा है यहाँ पर एक्सोस्फेयर। क्या है हमारे पास? एक्सोस्फेयर। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर हम लोग देखें अर्थ को डिवाइड करने के लिए तो अर्थ को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वह पार्ट जिस पे लैंड, जिसे हम लोग क्या कह दिया, लिथोस्फेयर कह दिया। दूसरा वह पार्ट जिस पे पानी है उसे हमने हाइड्रोस्फेयर कह दिया। तीसरा वह पार्ट जिसके ऊपर हवा है उसे हमने एटमॉस्फेयर कह दिया। अब इस एटमॉस्फेयर के लिए भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 4 पार्ट में। ये आपका होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मियोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के लिए भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम कहते हैं आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो चलो हम आगे चलते
चलते हैं, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यार कि लिथोस्फीयर कहते किससे हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर किससे कहते हैं। देखो वैसे तो ये जो सेक्शन है वो आपके जो महामहिम गुरुजी हैं हमारे चैनल पे, आशीष जी, वो आपका कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जब बात आई है तो मेरा बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना आप कुछ चीज़ें जो है ना वह क्लियर नहीं होंगी। तो मेरा दायित्व है कि मैं अगर आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो आपको कंप्लीट नॉलेज दूँ, इनकम्प्लीट नॉलेज ना दूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, हम लोग अगर अपने पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। पहले को हम कहते हैं यहाँ पर आपका कोर, दूसरे को कहते हैं मेंटल, और तीसरे को कहते हैं यहाँ पर क्रस्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट, यानी कि हिंदी में कहते हैं भूचटपटी इसे, यानी कि भूप्रपटी। दूसरा यहाँ पर मेंटल, और तीसरा ये आपका हो गया दोस्तों, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो भूचटपटी, मेंटल और कोर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर हम लोग किससे कहते हैं, ये आप देख रहे हो क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है आपकी, ठीक है, और आप लोग देख पा रहे होगे जो ऊपरी पार्ट है बस मेंटल का, ऊपरी वाला हिस्सा जो है मेंटल का। ठीक है, यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर है ये आपका क्या हो गया, लिथोस्फीयर आपका हो गया, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं भूमंडल। तो भूमंडल आपका क्या होगा दोस्तों, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि सॉलिड है वह अपर पार्ट ऑफ मेंटल। तो आप हमेशा याद रखना, अगर हम भूमंडल की बात कर रहे हैं तो भूमंडल कुछ नहीं होता, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, इसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, लिथोस्फीयर। इसी को मैं देखो आपको डायग्राम के अंदर दिखा पा रहा हूँ। लिथोस्फीयर कुछ नहीं होता, लिथोस्फीयर क्रस्ट जो आप लोग देख पा रहे हो, जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्रस्ट है, ये दोस्तों पूरा जो है ये ओशोनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ये जो क्रस्ट है प्लस ये वाला पार्ट, दूसरा जो है दोस्तों आपका जो मेंटल है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर कुछ नहीं है, ये आपका है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। आगे आशीष जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर करा देंगे, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि चीज़ें जो है ना वह आपको क्लियर हो पाएँ। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं देखो लिथोस्फीयर के बारे में। देखो लिथोस्फीयर क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत सारा मैग्मा है। ठीक है, ये बाहर आता है पृथ्वी से। ठीक है, तो ये लावा की फॉर्म में बाहर आता है, या फिर यूं कह लो जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब हम उसे कह देते हैं लावा। आपने पढ़ा होगा या आपको आशीष सर ऐसा पढ़ाएंगे, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनका विघटन होता रहता है पृथ्वी के अंदर, यानी डिके होता रहता है। ये 2 से 4 में टूटते हैं, 4 से 8 में टूटते हैं, 8 से 16 में टूटते हैं, सर विघटित होते रहते हैं। और जब ये विघटित होते हैं आपके, ठीक है, तो लावा जो है वह आपका प्रोड्यूस होता है। और यही जो लावा होता है ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। क्या करता है, इसको तोड़कर बाहर आता है और हमारे पृथ्वी पर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका माउंटेन। ठीक है, माउंटेन आपने पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें लावा की वजह से जो बनता है उसे कहते हैं लावा माउंटेन। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, आपके माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो हमारी अगर पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो आपको बहुत सारे फीचर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको माउंटेन दिखाई देगा, ठीक है, आपको रॉक दिखाई देंगी, आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, लिथोस्फीयर कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारे इस अर्थ का जो लैंड पार्ट है जिसके अंदर आपको माउंटेन भी मिलता है, जिसके अंदर आपको रॉक भी मिलती है, इसके अंदर आपको प्लेट्यू भी मिलता है और काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या, आपका लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर जो होता है ये पृथ्वी के टोटल भाग का 29% है, जिसकी वजह से, इस लिथोस्फीयर की वजह से ही हमारी इस पृथ्वी पे लाइफ भी संभव है और प्लेनेट की जो, मतलब हमारी लाइफ और प्लेनेट की लाइफ, दोनों की लाइफ यहाँ संभव है।
लिथोस्फेयर प्रोवाइड कराता है शेल्टर के लिए। आप लोग जानते हो हम लोग किसके ऊपर रहते हैं, घर मकान बना के इसी लिथोस्फेयर के ऊपर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, हमारे इस लिथोस्फेयर पे दोस्तों क्या पाए जाते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हमारे इस लिथोस्फेयर पाए जाते हैं बहुत सारे प्लेट्यूज, रॉक्स और आपके माउंटेन्स। ये क्या करते हैं, जब इनका क्षरण होता है, ठीक है, जब इनका होता है दोस्तों इरोजन, यानी हिंदी में कहूँ तो जब इनका होता है कटाव, तो कटाव जब इनका होता है तो इससे होता क्या है। अब कटाव के पीछे क्या कारण है, तो डिफरेंट कारण होते हैं, वो आप सब आपको आशीष सर पढ़ाएंगे। तो इरोजन जो होता है, जिसकी वजह से इरोजन जो होता है जब रॉक का, तो रॉक के अंदर आपने पढ़ा होगा, रॉक दो प्रकार की मटेरियल से बनी होती है, को हम कहते हैं एसिडिक और दूसरे कहते हैं बेसाल्टिक। तो यहाँ पे उनमें जो भी मटेरियल होगा वह मटेरियल दोस्तों क्या करेगा, आपके सॉइल की फॉर्मेशन करेगा। जब आपकी रॉक कटेगी तो उससे क्या होता है, सॉइल का निर्माण होता है, और इसी सॉइल में काफ़ी सारे तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि दोस्तों हेल्प करते हैं प्लांट के सर्वाइवल में। इसी प्लांट के सर्वाइवल की वजह से दोस्तों हमारा सर्वाइवल भी निश्चित हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए कि ये सोर्स ऑफ मिनरल्स भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लिथोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो स्थल मंडल है वह क्या होता है। अगर मैं अच्छी आपसे ज्योग्राफी की बात करूं, एक अच्छे ज्योग्राफी के टीचर की तरह बात करूं, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ नहीं होता लिथोस्फेयर। आप ऐसे समझ लीजिए लिथोस्फेयर कुछ भी नहीं है, ये सम है किस किस का, मेंटल की अपर वाली पार्ट का प्लस जो है दोस्तों क्रस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये बात क्लियर होनी चाहिए। हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, पूरी प्रॉपर हिंदी है। अब हम चलते हैं देखो हाइड्रोस्फीयर में। हमारे अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के अंदर जो वाटर है, ये दोस्तों आपके बहुत ही यूनिक तरीके के स्पेयर को फॉर्म करता है, जिस स्पेयर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो आप ऊपर देख रहे हो लिखा है कंप्राइजेस ऑल वाटर रिसोर्स बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो सरफेस के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर जो दोस्तों पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर और पृथ्वी के भीतर, ठीक है, जो एक्वेफर होते हैं इनके अंदर, तो ये जो दोनों इनमें जो पानी स्टोर होता है, ठीक है, ये जो होते हैं पानी की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, आपकी बात की जाए तो लेक्स हो गए, सी हो गए, ओशियन हो गए, आपके बे हो गए, ठीक है, और बहुत सारी पानी की वाटर बॉडीज़ होती हैं। तो ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ये निर्माण करती हैं यूनिक तरीके के स्पेयर का, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब ये जो आपका हाइड्रोस्फीयर होता है इसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा, तो ये क्या है देखो, कंप्राइजेस ऑल वाटर रिसोर्स बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो सरफेस के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, दोनों को कंप्राइज करता है ये आपका स्पेयर, जिसका नाम है बायोस्फीयर, सॉरी, जिसका नाम है आपका हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब यहाँ दूसरी लाइन है द वर्ड वाटर अस फाउंड इन ओशियन। अब जो विश्व का जितना पानी आपको ओशियन में मिलेगा, लेक में मिलेगा, या फिर आपको रिजर्वायर में मिलेगा, आपको स्टीम धाराओं में मिलेगा, ग्लेशियर में मिलेगा, स्नो कैप में मिलेगा, इन द पोलर रीजन्स। अब आपको ये तो पता होगा पोलर रीजन किससे कहते हैं, देखो एक बार बता देता हूँ। ये आपका क्या है, दिस इज योर अर्थ। यहाँ पे जो पोल्स हैं ये आपका कौन सा है, नॉर्थ पोल, ये कौन सा है, साउथ पोल, ठीक है। यहाँ आपके जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और जो भी हैं, तो ये आपका हो गया दोस्तों नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल। जो भी है उन पे आप अभी ध्यान मत दो। इन दोनों पोल्स के पास का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं पोलर एरिया। तो यहाँ पे पोलर एरिया में दोस्तों आपको पता ही होगा, आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाई दिया होगा, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर हटते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं, वैसे वैसे होता क्या है, जो टेम्परेचर होता है वह आपका घटता चला जाता है। इसी की वजह से आपको पता होगा ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसी एरिया के अंदर जो है वह अच्छा वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है। बाकी आप जितना भी ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वह कम होता चला जाता है। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वेजिटेशन को ग्रो कराने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ को हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल, और दूसरा यहाँ पे हम कहते हैं दोस्तों टेम्परेचर के लिए, जो कि ऑन एन एवरेज
25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है अच्छा टेम्परेचर भी देखने को मिलता है और अच्छी रेनफॉल भी देखने को मिलती है। लेकिन इससे अगर ऊपर चले जाएंगे तो जो टेम्परेचर होता है भाई माइनस में चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो भी यहाँ पानी होता है, वह आपका चेंज हो जाता है दोस्तों लिक्विड से सॉलिड के अंदर, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर। तो जो पोलर एरियाज होते हैं वह भी एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं दोस्तों पानी का। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, जो 99% जो हमारे अर्थ पे पानी पाया जाता है वह दोस्तों पीने के योग्य नहीं होता है, वह बहुत सॉल्टी वाटर होता है, बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, तो वह पीने के योग्य नहीं है। हमारी पृथ्वी में पाया जाने वाला उस 1% पानी होता है जो पीने के योग्य होता है। चलो आगे चलेंगे। अब देखो, अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर की, तो देखो एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो हवाएं पाई जाती हैं, ये जिस स्फीयर को बनाती हैं उसी स्फीयर के लिए हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वह पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन 78%। किताबों में 79 भी मिलती है, 80 मिलती है, तो बुक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा भी जाता है तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है नाइट्रोजन की 78। तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है 78%, ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों 21%, बाकी जो बचा कुचा परसेंट रहा, अगर आप बात करें हमसे, तो ये रहा 78, ये रहा 21, 8 और 1 9 9, यानी कि आपका रिमेनिंग रह गया 1%। इसी रिमेनिंग में आपकी जितनी गैसेस आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, वाटर वेपर, ये सब के सब इसी 1% के अंदर काउंट होती हैं। यानी कि हमारे इस प्लेनेट पे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वह प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन जो कि हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा, जिसे हम लोग दोस्तों एटमॉस्फेयर जो है हमारा, इसे हम लोग मेजरली दोस्तों 4 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। अब जो टाइप हैं इसके, मैंने आपको बता दी, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे 2 स्फेयर लिखे हुए हैं 4 स्फेयर में, ठीक है। तो हम लोग इन 2 स्फेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा ट्रोपोस्फेयर की, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ये क्या होता है समझो, देखो एटमॉस्फेयर की जो सबसे छोटी लेयर, सबसे लोएस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस से, यानी अर्थ के सरफेस पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहली लेयर है ये आपकी ट्रोपोस्फेयर की है। इसके बाद जो दूसरी लेयर है ये आपकी मेसोस्फेयर की है, ठीक है, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर की है। पहली लेयर आपकी अर्थ से, अगर आप ये मान लो, ये लगा लो, ये हमारी अर्थ है, तो सबसे पहले जो आपकी लेयर आएगी ये आएगी आपकी ट्रोपोस्फेयर की। दूसरी जो लेयर है यहाँ पे आपकी वेस्ट स्ट्रेटोस्फेयर की है। तीसरी जो आपकी लेयर है यह आपकी मेसोस्फेयर की है, और चौथी जो आपकी लेयर है ये है आपकी थर्मोस्फेयर की। तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो पहली तो खास बात यह है ट्रोपोस्फेयर के बारे में। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है इस रीजन में दोस्तों, वह हाइट पे जैसे जैसे आप बढ़ते हो, जैसे जैसे आप क्या करते हो ऊपर जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है आपका जो टेम्परेचर होता है वह आपका दोस्तों होता है डिक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी में जब विंड पढ़ाएंगे सर आपको तो बताएंगे। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट रफली एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 सेंटीमीटर ऑफ एसेंट। जब देखिए, जब आप ऊपर की तरफ के लिए जाते हैं, जब ऊपर की तरफ के लिए उड़ते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपके चलने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वह बदल जाता है जब आप 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं, ओके। यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह इस स्फीयर में टेम्परेचर में चेंज आता है। अब ये जो आपका टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ना दोस्तों, इसको हम लोग टर्म से और भी जानते हैं, इसे कहते हैं लैप्स रेट। पेपर के अंदर उठा के देख लेना, यूपीएससी के ये चीज़ पूछी गई है कि व्हाट इज़ लैप्स रेट, ओके। तो लैप्स रेट कुछ नहीं होता, लैप्स रेट का मतलब होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में दोस्तों जो है वो क्या चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट। तो यहाँ पे लैप्स रेट कितना है, यहाँ पर लैप्स रेट है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग ऊपर जा रहे हैं
सॉरी, हम लोग और 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वह आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस स्फीयर की बात की जाए तो यहाँ पे विशेष बात ये है, जो डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं और जो वाटर के वेपर मिलते हैं, यानी कि जो भाप मिलती है, वह दोस्तों आपको यहीं पर देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जितनी भी वेदर फिनोमिनास होते हैं आपको, जैसे थंडरस्टॉर्म आना, क्लाउड बनना, वह सारे के सारे इस ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही होते हैं। इसी वजह से ट्रोपोस्फीयर में एयरक्राफ्ट जो होते हैं वह आपके ना के बराबर ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखता है, परसिस्टेंट जो होता है वह ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी आते हैं, मतलब जितनी वेदर कंडीशंस होती हैं वो सब की सब यहाँ से ही चलती हैं, आपकी यहीं पर होती हैं। अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस सबसे, अब देखो जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये है हमारा दोस्तों ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यहाँ से मान लीजिए, इसके बस आपको आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक डिब्बे मैंने मान लिया, ये मेरा ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर जो सबसे नीचे है उसे छोड़ दो, जो सबसे ऊपर वाली जो उसकी बाउंड्री आप लोग देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपाउस। ठीक है, ट्रोपोपाउस, और ये आपसे पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ सारी वेदर कंडीशंस होती हैं, एक बार इसे हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे जो हिंदी के विद्यार्थियों को टेंशन ना रहे। इस परत में वायुमंडल के तापमान की सबसे निचली स्तर परत 1 मीटर की दर से बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो दोस्तों आपका कितना टेम्परेचर बढ़ता है, आपका 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के 90% से अधिक जलवाष्प में इस परत की ऊपरी सीमा ट्रोपोपाउस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई। स्ट्रेटोस्फीयर की बात की जाए, जिसे हिंदी में हम लोग दोस्तों कहते हैं समताप मंडल, इसमें क्या होता है, A layer of the Earth atmosphere above the tropopause extend from 20 to 50 किलोमीटर above the sea level। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया जैसे कि अगर आप हमारे पृथ्वी के सरफेस से 0 से 20 मीटर चलते हैं तो जो स्पेयर आपको मिलेगा उस स्पेयर को हम लोग ट्रोपोपाउस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप 20 से 50 पे चलेंगे तो जो स्पेयर आपको पृथ्वी का मिलेगा उसे हम कहेंगे दोस्तों समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो आपको जो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में जो स्पेयर पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे जो है वह दोस्तों आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, मैंने आपको बताया क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ट्रोपोपाउस में क्लाउड्स रहते हैं, ज़्यादा दूर तक का क्लियरली नहीं दिखता है, इसलिए एयरक्राफ्ट यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। यहाँ न तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है न और कोई एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वह उड़ाना आसान रहता है। यहाँ पे आपकी जेट स्टीम भी फ्लो होती है। आशीष सर आपको बताएंगे जेट स्टीम किससे कहते हैं। जेट स्टीम जो होती है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्लाइमेट अच्छी तरीके से समझना है। पूरे क्लाइमेट में दोस्तों मेरा मानना है दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इनको समझ लिया तो पूरा क्लाइमेट आपको समझ में आ जाता है। पहला है दोस्तों आपका जिसे हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम, दूसरा दोस्तों आपका क्रियोलिस फोर्स। अगर आपकी ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपका पूरा क्लाइमेट समझ लीजिए आपके हाथ में है। पहली चीज़ आपको समझ में आ जाए बस क्रियोलिस फोर्स किससे कहते हैं, दूसरा आपको समझ में आ जाए ये जेट स्ट्रीम। बाकी यार और जितनी भी जैसे आपकी हो गई जिन्हें हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज विंड, ठीक है, जैसे पछुआ, परवा और आपकी वाणिज्य पवने, तो ये जितनी भी ट्रेड विंड व्हील होती हैं ये आसानी से समझ में आ जाती हैं। जेट स्ट्रीम समझना थोड़ा सा कठिन रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वह भी रीजन होता है जिसमें आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बनती है, इसी स्पेयर में ओजोन जो होता है उसका भी दोस्तों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओजोन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए बहुत क्लियर तरीके से, यहाँ पे जो हमारा ये सन है ये दो तरीके की चीज़ों को पृथ्वी पे भेजता है, यानी कि दो तरीके की किरणों को पृथ्वी भेजता है। एक वो दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और एक वो जिन्हें हम कहते हैं यूवी रेडिएशन। ये जो किरणें होती हैं जो
ये जो सन की सीधे हमारे अर्थ तक आती हैं, ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये दोस्तों किरणें जो होती हैं ये पृथ्वी के द्वारा डिफ्लेक्ट करती जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी में पाया जाता है मैग्नेट। ठीक है, पृथ्वी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाने की वजह से ये जो रेस होती है हमारे अर्थ तक नहीं आ पाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उस पर टकरा के ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब बात आती है यूवी रेस की। तो यूवी रेज जो होती हैं ये दोस्तों हमारी अर्थ तक जो है सीधे सीधे पहुंच सकती हैं, अगर दोस्तों O3 नाम की जो गैस है उसकी एक लेयर सप्ताह मंडल में ना होती। तो सीधे सीधे ये जो यूवी रेज है ना सीधे हमारे पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अब आप इसका एक आइडिया ऐसे लगा लीजिए, यूवी जो रेडिएशन है ना हमारे अर्थ तक सिर्फ 1% ही पहुंचता है तो भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर यही आप लगा लीजिए 99% पहुंचे तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो ओजोन कितनी इंपॉर्टेंट है। ओजोन करती क्या है, जो यूवी रेडिएशन होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है 99% और 1% उसे भेज देती है पृथ्वी के ऊपर। अब 1% कोई हेक्टिक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे पृथ्वी इजीली क्या अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए ये जो ओजोन है ये 99% जो गैस है उसे 99% जो किरणें हैं उन्हें एब्जॉर्ब ना करें, यानी कि उन्हें अवशोषित ना करें, उन्हें सीधे हमारे पृथ्वी तक आने दें। तो उससे होगा क्या, उससे जो दोस्तों लाइफ है आई थिंक पूरी सेकेंडों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेकेंड्स में। ठीक है, तो आपको ये बात आप समझ में आनी चाहिए कि ओजोन फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर इज द रीजन वेयर अबाउट 90% ऑफ ओजोन इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 90% ओजोन बनती है। ओजोन इज गैस दैट इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ सन रेज। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। ओजोन का फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है क्लाइमेट चेंज में बहुत ही नंबर 1 तरीके से आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आई होप गाइस आपको आज की मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कतई कोई टेंशन हुआ हो तुमने, ठीक है, कतई कोई टेंशन हुआ हो तो आप फ्री हैं। इस जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी तो इसमें आपने देखा होगा 40 से 45 या फिर 50 सेकंड तक एक ऐड आई होगी, उसमें हमारा एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर हमसे सीधे जुड़ जाइए। जो भी समस्या होगी आप हमसे वो वहाँ पूछ लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा यार मैं आपके लिए सच बताऊँ कुछ नहीं कर सकता, और मैं क्या मतलब इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। चलो मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।